चलो, जो हमारा चैप्टर है कौन सा, जीवों में जनन, उससे जुड़ी हुई कुछ मुख्य टर्मिनोलॉजी देखो, जो सामान्य बातें हैं। अब सबसे पहले तो युग्मक या गैमेट क्या होते हैं। युग्मक और गैमेट का निर्माण जनन अंगों में होता है और किस विभाजन के द्वारा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। हम लोगों को मालूम ही है कि गुणसूत्रों की संख्या हर जाति विशेष में निश्चित होती है। अब सोचो, यदि युग्मक में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होगा, यानी गुणसूत्र की संख्या आधी आधी नहीं होगी, तो बनने वाले जीव में क्या होंगे, 4 गुना गुणसूत्र हो जाएंगे। इसलिए अर्धसूत्री विभाजन होता है मेल और फीमेल गैमेट निर्माण के समय, और वो हैप्लाइड गुणसूत्र वाले सेट के गैमेट का फ्यूजन होता है और फिर जाइगोट का निर्माण होता है, और ये जाइगोट ही वृद्धि करके शिशु के रूप में विकसित होता है। और बाकी जनन अंगों के अलावा शरीर की समस्त कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। क्लियर है। अब हम मनुष्यों की ही बात कर रहे हैं। मनुष्य के अंदर नर जनन अंग में मेल गैमेट का निर्माण होता है, और मेल गैमेट क्या कहलाता है, शुक्राणु या स्पर्म। फीमेल जनन अंग में क्या होता है, अंडाणु का निर्माण होता है अंडाशय के अंदर। ठीक है। और अंडाशय एक लेफ्ट और एक राइट होता है, और हर महीने फीमेल के अंदर से यदि उस अंडाणु का निषेचन हो गया है तो वो शिशु के रूप में विकसित हो जाएगा, और निषेचन नहीं हुआ है तो हर फीमेल में हर महीने 28 दिन में अनिषेचित ओवम शरीर से बाहर आता है। इसी को कहा जाता है अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, या इसको कहा जाता है मासिक धर्म या रजोधर्म। ठीक है। अब इसके अलावा आप खुद देखो, आप 6ठी 7वीं में कैसे थे और अभी आप सब 10th में हो। आपके अंदर कुछ चेंज आए हैं। जैसे लड़कों में आवाज़ भारी हुई, दाढ़ी मूंछों का विकास हुआ, जनन अंगों का विकास हुआ। इसी तरह लड़कियों में भी, यानी जो परिवर्तन किशोरावस्था की शुरुआत में लड़कों में भी आते हैं, लड़कियों में भी आए, तो ये लक्षण उत्पन्न होना भी जरूरी है, तभी आगे की रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होगी। और यदि ये परिवर्तन नहीं आते हैं तो वो लड़का या लड़की क्या होंगे, असामान्य होंगे। तो किशोर अवस्था के अंदर मेल और फीमेल में जिन लक्षणों का विकास होता है, जैसे लड़कियों में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत, गोनेट्स का विकास, मेल फीमेल जनन अंगों का विकास दोनों में ही हो रहा है। तो ये किशोर अवस्था में जो लक्षण उत्पन्न होते हैं, सामान्य तो बचपन से ही है, लेकिन जो परिवर्तन आप में इस उम्र में आए हैं वो लक्षण क्या कहलाते हैं, द्वितीयक लैंगिक लक्षण। और ये स्टेज क्या कहलाती है, प्यूबर्टी, या शुद्ध हिंदी में आपके लिखा हुआ है यौवनारंभ। ठीक है। अब आगे देखिए आप लोग। अब मैंने ये लक्षण की बात कर ली है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण की, लेकिन ये क्यों उत्पन्न होते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर, आप 11th में पढ़ोगे, विभिन्न प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, उनसे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक। ये हार्मोन क्या करते हैं, विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रियाओं को संपन्न करते हैं। अब आप देखिए, जो हार्मोन, जो कि हमारा रिप्रोडक्शन का चैप्टर है, तो हम उसी से रिलेटेड बात कर रहे हैं। अब मेल और फीमेल के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण उत्पन्न होने के लिए जो हार्मोन होते हैं, वो हार्मोन कहलाते हैं सेक्स हार्मोन, या उनको हिंदी में कहते हैं लिंग हार्मोन। ठीक है। अब मेल में कौन सा होता है और फीमेल में कौन सा होता है। तो मेल के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को उत्पन्न करने के लिए जो हार्मोन होता है, ठीक, वो होता है टेस्टोस्टेरोन, जो टेस्टिस वृषण से सीक्रेट होता है। और स्पर्म का निर्माण भी कहाँ होता है, टेस्टिस में ही, वृषण में ही होता है। ठीक है। इसके बाद फीमेल में क्या होता है,
फीमेल हार्मोन क्या होता है, एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरॉन। अब फीमेल में या नहीं बोलना चाहिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि फीमेल में 2 हार्मोन होते हैं। अब ये वाला जो सामान्य हार्मोन तो यही है, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। अब ये हार्मोन कब आता है, अभी बात करते हैं। ये सामान्य फीमेल कैरेक्टर जो आप लोगों के अंदर अभी उत्पन्न हुए, ठीक, ये किसके कारण है, एस्ट्रोजन के कारण। अब जब मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन निषेचन कहलाता है। नर और मादा युग्मक का मिलना, संयोजन होना क्या कहलाता है, निषेचन। मनुष्य के अंदर आंतरिक निषेचन होता है, ठीक है। अब जब जाइगोट बन गया, यानी मेल और फीमेल गैमेट के मिलने से जो रचना बनती है डिप्लॉइड, द्विगुणित, वो जाइगोट कहलाती है। और इस जाइगोट का विकास ही आगे चलकर शिशु के रूप में हो रहा है। अब फीमेल ही उस शिशु को जन्म देती है। तो आपने देखा होगा, सुनते हैं हम, मनुष्य के अंदर जो गर्भावस्था का समय है कितने महीने का होता है, 9 महीने का होता है। 9 महीने तक शिशु का डेवलपमेंट फीमेल के गर्भाशय में होता है और फिर शिशु का जन्म होता है। तो आप देखो 9 महीने तक उस प्रेगनेंसी को सुरक्षित रखने के लिए जो हार्मोन होता है वो कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरॉन। अब ये प्रोजेस्टेरॉन यदि इम्बैलेंस हुआ इसकी मात्रा, तो उस फीमेल के अंदर क्या हो जाता है, गर्भपात हो जाता है, मिसकैरेज हो जाता है। यानी जाइगोट के विकास होने के बाद ही क्या बन जाता है, प्रोजेस्टेरॉन। और वो फीमेल जब तक बच्चे को दूध पिलाती है, शिशु का जन्म हो जाता है, तब तक ये हार्मोन सक्रिय रहता है। फिर एक निश्चित समय के बाद क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन का काम खत्म हो जाता है और फीमेल में फिर क्या होता है, एस्ट्रोजन बन जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन सिर्फ प्रेग्नेंट लेडीज में ही सीक्रेट होता है। सामान्य फीमेल में, सामान्य लड़कियों में कौन सा हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन। क्लियर है, कोई डाउट? अब हम यहाँ आते हैं प्लेसेंटा पे। अभी मैंने बोला मेल फीमेल गैमेट के मिलने से जाइगोट बना, और जैसे ही जाइगोट बनता है अब वो शिशु के रूप में विकसित होता है। तो गर्भस्थ शिशु और माता के बीच में एक ऊतकी संबंध होता है, एक डोरीनुमा रचना के द्वारा। ये गोलाकार डोरीनुमा रचना यही क्या कहलाती है, प्लेसेंटा। और इस प्लेसेंटा से ही उस विकसित हो रहे भ्रूण को, शिशु को माता से क्या मिलता है, पोषण मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रही है, यानी उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। अब उस विकसित हो रहे शिशु के अंदर भी वो भी सांस लेगा, तो उसमें भी CO2 बनेगी, उसमें भी यूरिन बनेगा, उसमें भी उत्सर्जी पदार्थ बनेंगे। तो इस प्लेसेंटा के द्वारा माता से शिशु को पोषक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ मिलते हैं। तो अनावश्यक पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ भी इस प्लेसेंटा के द्वारा फीमेल के अंदर आ जाते हैं। चलता रहता है कब तक, जब तक जन्म नहीं हो जाता है। और ये प्लेसेंटा का निशान हमारे उदर पे, पेट पे नाभि होती है, ये नाभि क्या है, प्लेसेंटा का निशान है। तो इसी से हम जब छोटे रहे होंगे भ्रूणी अवस्था में, हम अपनी माता से जुड़े हुए थे। माता और गर्भस्थ शिशु के बीच जो एक ऊतकी रचना होती है, ऊतकी संबंध होता है, वो क्या कहलाता है, प्लेसेंटा। ठीक, इसके बाद हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं कि जनसंख्या सामान्य से अधिक हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या वृद्धि। और जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या होता है, कई तरह की परेशानियां आ रही हैं। रहने के लिए जगह नहीं मिलती, खाने के लिए भोजन नहीं मिलता है, बच्चों को सही स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स आती है, बेरोजगारी की समस्या बढ़ रही है। तो जनसंख्या वृद्धि के कारण क्या है, अशिक्षा है, कम उम्र में विवाह है, कई प्रजनन दर अधिक होना, कम समय में प्रजनन की दृष्टि से परिपक्व होना, ये सारे कारण हैं। अब सामान्य से अधिक जनसंख्या हो जाएगी तो जनसंख्या विस्फोट कहलाता है।
इसको रोकने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर अनेक साधन अपनाने को कहा जाता है। अब यहाँ हम दो साधन की बात कर रहे हैं, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। पुरुष नसबंदी, पुरुषों का जो ऑपरेशन कर दिया जाता है सेमाइनल वेसिकल, शुक्रवाहिनी को बांध दिया जाता है। ठीक, इसके कारण अंडाणु और शुक्राणु का क्या होता है, फ्यूजन नहीं हो पाता है, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं सही समय पर। तो ये ऑपरेशन क्या कहलाता है, वेसेक्टोमी, और ये कहलाता है NSV, नॉन स्टेपल वेसेक्टोमी, पुरुष नसबंदी। और ये ट्यूबेक्टोमी, फैलोपियन ट्यूब को काटकर बांध दिया जाता है फीमेल के अंदर। फीमेल में भी ऑपरेशन होता है, ये वही वाला ऑपरेशन है ट्यूबेक्टोमी। ये सामान्य साधन है। इसके अलावा भी कई सारी तकनीकें आपने चैप्टर में पढ़ी हैं, गर्भ निरोधक साधनों का उपयोग, कॉपर टी, ये साधन हो गए। तो डाउट इनमें, पुरुष के अंदर का ऑपरेशन वेसेक्टोमी, फीमेल का ऑपरेशन ट्यूबेक्टोमी, जनसंख्या नियंत्रण पर रोकथाम के लिए। ठीक है, अब इसके बाद STD का भी जिक्र आया है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, यौन जनित रोग या लैंगिक जनित रोग, यानी सेक्स ऑर्गन के संपर्क में आने से सेक्सुअल ट्रांसमिशन जो हो रहा है वो क्या कहलाते हैं, लैंगिक जनित रोग। और आपके फिलहाल 10th में हो आप लोग, कौन सा है, एड्स, जो किसके कारण होता है, HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। और एड्स का फुल फॉर्म मालूम है सबको, एक्वायर्ड, एड्स की स्पेलिंग यही है AIDS, एक्वायर्ड, ये एक्वायर्ड इम्यूनो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। आप इसका मीनिंग समझ लो, एक्वायर्ड मतलब प्राप्त करना, क्यों प्राप्त करी, इम्यूनो यानी प्रतिरक्षी तंत्र, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो जाता है, किसके कारण, इस HIV वायरस के कारण। प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर हो गया तो उस व्यक्ति को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। एक्वायर, प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होने के कारण उनने कई सारी बीमारियों को एक्वायर किया, प्राप्त किया। तो बहुत सारे लक्षण, उसको बुखार, उसको दुनिया भर की बीमारियां होगी कुल मिलाकर। सिंड्रोम का मतलब ही क्या है, कई सारे रोगों के लक्षणों का समूह जो प्रतिरक्षी तंत्र कमजोर होने के कारण व्यक्ति में उत्पन्न हुआ। इसीलिए हम कहते हैं एड्स का कोई इलाज नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसको तो दुनिया भर की बीमारियां हो गई, तो डॉक्टर काय का इलाज करे, बहुत सारी बीमारियां हैं तो 1-2 का करे, 3 का करे, उसका तो हर सिस्टम ही खराब हो चुका है। इसीलिए कहा गया एड्स का कोई इलाज नहीं है। इसको हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रोक सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं। कि क्या होता है, यूज़ की हुई सीरीज़ का इस्तेमाल नहीं करना, शेविंग बनाते समय खुद की ही ब्लेड का इस्तेमाल करना, ब्लड संक्रमित व्यक्ति का सामान्य व्यक्ति को न चढ़ जाए, सामान्य व्यक्ति को जो लैंगिक संपर्क 1 से अधिक व्यक्ति से नहीं होना चाहिए, ये सारे कारण होते हैं एड्स फैलने के। तो हमको यही क्या रखना है, सावधानियां रखना है। ठीक है, इस तरीके से ये तुम्हारा चैप्टर पूरा होगा। ठीक।